Welcome everybody. This is our first class in NEET previous year questions of chapter Electric Charges and Field of class 11th. Before this, we have completed similar series for class 11th and all of those related videos available on our YouTube channel's playlist section. And we have also started similar series for JEE previous years. So if some of your friends are preparing for JEE, then you can share those videos and that playlist to them. And again, if you like these videos, then press the like button, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And if you want to support us financially, you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With your donations, we will be able to keep on making such quality content on timely basis. So with this, let's start today's video and let's with question number 1. Let me adjust pen thickness slightly. So let's start. 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and forces acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, the force between them becomes. So हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियो हैं. पहले में प्लस क्यू और माइनस क्यू के चार्जेस हैं और उनके बीच का सर्टेन डिस्टेंस है, तो हम डी डिस्टेंस ले लेते हैं. दैट सपोज कीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है. जो फोर्स हो जाएगा दोनों के बीच में दैट विल बी के नेगेटिव होगा के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर. ये हमारा इनिशियल फोर्स हो जाएगा. अब क्या करते हैं कि ए का 25% इधर ऐड कर दिया गया बी के अंदर. सो ए के पास चार्ज था इनिशियली प्लस क्यू, बी के पास था माइनस क्यू. इसका अगर आप 25% रिमूव कर देते हो तो इसके पास रह जाता है 75/100 ऑफ क्यू और जो 25% है वो इधर ऐड हो जाएगा. सो माइनस क्यू प्लस 25/100 ऑफ क्यू. सो दिस विल बिकम 3/4 ऑफ क्यू और ये हो जाता है हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू बाय 4. और जब इसको हम सोल्व करते हैं सो -4 क्यू प्लस क्यू तो ये हो जाएगा -3 क्यू बाय 4. और इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी डी ही है. तो ये था इनिशियल फोर्स F1 बोल दिया जिसको हमने. और जो F2 हो जाएगा दैट विल बी के, दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई 3 क्यू बाय 4 और -3 क्यू बाय 4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. तो यहाँ से F2 आ जाता है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इंटू 9/60. और जो ये वाली वैल्यू है दिस इज वैल्यू ऑफ ये है F1 की वैल्यू. सो इन शॉर्ट F2 इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ F1. और अब अगर हम आंसर को मैच करें तो ये हमारे ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे परफेक्टली मैच होता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is E and other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than their size apart is 0, then delta E is the order of. So as जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनमें से किसी एक का चार्ज डेल्टा ई अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं. तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारा पहला हाइड्रोजन एटम है और ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम है. अब अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करें तो सिंगल हाइड्रोजन एटम में एक तो न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. नाउ इसके न्यूक्लियस में ओनली एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के एटम के केस में और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है नॉर्मल के केस में. प्रोटॉन के ऊपर E प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर E माइनस होता है. तो एज ए होल जो एटम है वो बैलेंस्ड होता है, उसका नेट चार्ज 0 होता है.
बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनमें से किसी एक के पास डेल्टा ई चार्ज एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास डेल्टा ई चार्ज ज्यादा आ गया। अब ये प्लस ई माइनस ई तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और एटम के पास एज ए होल डेल्टा ई चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसके पास भी डेल्टा ई चार्ज है और इसके पास भी डेल्टा ई चार्ज है। अब बिकॉज दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इनके मासेस की वजह से जो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। सो हमें इन्हीं दोनों को बैलेंस करना है और इसी अट्रैक्शन रिपल्शन को के हिसाब से हमें कैलकुलेशंस करनी है। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा दोनों के बीच में, दैट इज जी मास ऑफ वन हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ टू हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको डी बोला गया है, डी स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू, बिकॉज ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से रिपेल होंगे, तो अगर दोनों को स्टेबल होना है या नेट फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू के टाइम्स, वेयर के इज 1/4 एप्सिलॉन नोड, तो एज इट इज इसको 1/4 एप्सिलॉन नोड ही लिखते हैं, इनटू डेल्टा ई और डेल्टा ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नोड जी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होल स्क्वायर, और डेल्टा ई कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नोड जी अंडर रूट, और साथ में यहाँ पे आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैल्यूज पुट करते हैं, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ तो इस 4 पाई एप्सिलॉन नोड की हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹। जो g है, g की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11, और साथ में हमारे पास आता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो मास ऑलमोस्ट एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। सो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब जब इन सभी को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास आता है, अगर आप यहाँ पे देखें, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, तो अगर ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे देखें, ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके ये 10 इसके साथ माइनस में ऐड हो जाएगा, सो -20 का अंडर रूट यहाँ पे 10⁻⁻10, हम सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, तो ये ऑर्डर हमें देता है 10⁻⁻37 का, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two identical charged spheres suspended from a common point by a massless string of length L are initially at a distance d, where d is less compared to L, apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from the both spheres at a constant rate. As a result, sphere approaches each other with velocity v. The velocity v varies as a function of distance x. So first of all हम क्या करेंगे, सेटअप क्रिएट कर लेते हैं कि सेटअप के अकॉर्डिंगली फिर हम वहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। सो हमारे पास दो स्फेयर हैं, सपोज दिस इज फर्स्ट स्फेयर एंड कॉपिंग इट, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्फेयर हो जाएगा, ये सेकंड स्फेयर है, रिज सपोर्ट बना लेते हैं, ये हमारी सपोर्ट है, और ये दोनों एक थ्रेड से जुड़े हुए हैं, ये पहले वाले की थ्रेड है और ये दूसरे वाले की थ्रेड है। नाउ अब अगर हम पे फोर्सेस देखें कि किस पे कौन सा वाला फोर्स लग रहा होगा, सो हियर इट इज, इन दोनों पे चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्ज है, तो चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक फोर्स ऐसे होगा रिपल्सिव फोर्स, इनका जो मास है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और जो थ्रेड है, थ्रेड के अंदर जो टेंशन है वो ऐसे एक्ट कर रही हो। नाउ एंगल क्रिएट कर लेते हैं, सो
इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ये हमारी टेंशन है, दिस इज mg, और ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स के सिनेरियो में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस d, और जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ हमें गिवन है एज l। सो जो F इलेक्ट्रिक हो जाएगा यहाँ पे, दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स, दैट विल बी, अगर दोनों का चार्ज हम क्यू मान लेते हैं, सो k क्यू स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर, और टेंशन के कंपोनेंट लेते हैं तो ये कंपोनेंट आएगा t कोस थीटा, और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा t साइन थीटा। सो t cos theta is equal to mg and t sin theta is equal to इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों को डिवाइड कर दे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आता है एफ ई बाय एम जी। नाउ बिकॉज यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है ऑलरेडी गिवन, दैट जो जो डी है इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू एल, और अगर हम यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनाए ऐसे, तो इस ट्रायंगल का जो बेस होगा दैट विल बी डी बाय टू। सो अगेन एज जो d है इट इज लेस कंपेयर टू l, d बाई टू है वो भी l के कंपेयर में स्मॉल होगा। सो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। व्हाई? बिकॉज जो टेंजेंट थीटा होगा इस ट्रायंगल के अंदर, टेंजेंट थीटा होगा d बाई टू डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, और जो ये वाली लेंथ होगी दिस विल बी, बिकॉज ये वाली l है सो दिस विल बी l स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाय 4। और हमें ये पता है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स जो d है वो l के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट किया जाएगा, बिकॉज d स्मॉल है l के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू d बाय 2l, और यहाँ पे थीटा भी स्मॉल होगा तो थीटा में भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। सो इट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू d बाई 2l, और आप इसको नॉर्मली भी निकाल सकते थे कि जो हमारे पास थीटा होता है, थीटा इज गिवन बाय आर्क बाय रेडियस। सो यहाँ पे जो आर्क है दैट इज d बाई टू, एंड रेडियस है जो कि यहाँ पे l होगी। सो टेंजेंट थीटा इज d बाई 2l, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो d बाई 2l इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, और एफ ई की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। सो एम जी डी बाई 2l इज इक्वल टू एफ ई, दैट इज के क्यू स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट डी क्यूब इज इक्वल टू के बाय एम जी, टू एम जी, नो सर नॉट टू एम जी, टू के बाय एम जी इन टू, ये साथ में l, और ये आ जाता है क्यू स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन वेरिएबल है, तो ऑफ कोर्स एज पर क्वेश्चन क्या हो रहा है लास्ट में कि चार्ज लीक होने लग जाता है। जो चार्ज है, here it is, the charge begins to leak from the both and the sphere at constant rate, मीन्स चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्यू वेरिएबल है, और उसकी वजह से फिर यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं, और पास आने की उनकी एक वेलोसिटी है। तो हमें वेलोसिटी का और डिस्टेंस का रिलेशन बताना है। सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है दिस वन, यहाँ पे d दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और q यहाँ पे हमारे पास चार्ज है। नाउ बिकॉज d डिस्टेंस है, और जब डिस्टेंस वेरी होता है तो उससे वेलोसिटी बनती है, तो हम व्हाट वी डू,
हम यहाँ पे डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, और बिकॉज चार्ज भी लीक कर रहा है टाइम के साथ, तो चार्ज का भी डेरिवेटिव इस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज वेरिएबल हो जाएगा। तो दोनों साइड के जब डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम 3d² एंड डी ऑफ टी बाय डी टी। हमें यहाँ पे एक्चुअली x लेना चाहिए था, लेट्स से हम d को x से रिप्लेस कर देते हैं सो दैट हमें नोटेशन में प्रॉब्लम ना हो। x³ इज इक्वल टू 2kl mg क्यू स्क्वायर। नाउ अब डेरिवेटिव करते हैं, सो 3x² dx बाय dt, ये पूरी टर्म एज इट इज कांस्टेंट है, 2kl mg 2q dq बाय dt। अब dx बाई dt होती है हमारे पास वेलोसिटी, सो इट बिकम्स 3x² इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2kl mg इंटू 2q, और dq बाई dt है जिस रेट से चार्ज वेरी कर रहा है, और ये रेट है जो हमारे पास कांस्टेंट है। चार्ज बिगन्स टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, सो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको हम c पुट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स c, एंड फ्रॉम दिस ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, or we can write that V is equal to 4kLQC mg into 1, ये 3 भी इधर आ जाएगा, 3mg x square, और V is proportional to 1 by x square, और V is proportional to x raised to power -2, that will be the answer। ऊपर जाके चेक करते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनके अंदर आई थिंक ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, इनमें से कोई एक ऑप्शन -2 होना था, सो दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So two pitch balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become, तो ये बताना है कि दोनों के बीच की सेपरेशन अभी कितनी हो जाती है। तो पहले हमारे पास ये स्टेटस था और उसके बाद हमारे पास ये सेटअप हो जाता है, तो दोनों के बीच की हमें सेपरेशन बतानी है इक्विलिब्रियम वाले। सो लेट्स एडजस्ट, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। सो जो यहाँ पे चेंजेस आए हैं वो चेंजेस किस में आ रहे हैं, जो ये वाली लेंथ है हमारे पास, इस लेंथ में चेंज आया है, और उस लेंथ में जो चेंज आएगा उसके रिस्पेक्ट में हमें ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसके बीच का चेंज निकालना है। इन शॉर्ट, अगर आप इस लेंथ को L बोलते हो और ये वाली अब आपके पास R है, तो हमें L और R का रिलेशन यहाँ पे फॉर्म करना है, और उससे ही हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो L में अगर जो चेंज आ गया, मीन्स L और Y के बीच में हमारे पास रिलेशन है, अगर L में कोई चेंज आएगा तो R में कितना चेंज आ जाएगा, और L में या Y में जो चेंज आएगा उससे हिसाब से L में क्या चेंज आएगा। और जो ये सेम वाला कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन के लिए हमने जस्ट अभी सोल्व किया है, दैट हियर इट इज, ये हमने जस्ट ये वाला सेम कंसेप्ट बना के यहाँ पे सोल्व किया है, स्मॉल एंगल वगैरह, और जब हम यहाँ पे निकाल रहे थे, सो ये हमारे पास रिलेशन आया था। हमने जो d है दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया था, इस सिनेरियो में हमारे पास वो डिस्टेंस दोनों के बीच का L है, सो ये हो जाएगा L³ इज इक्वल टू 2kL बाय mg इंटू क्यू स्क्वायर, और इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट हम इसको बाद में वहाँ पे आगे क्वेश्चन में यूज कर सकें। पेस्ट करते हैं, नोट L, आई थिंक L नहीं लिखना था, हमें R लिखना था। यस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, नोट L, सो ये इट विल बी R³। सो यहां से हम देख सकते हैं कि जो R³ है इट इज प्रोपोर्शनल टू L, एंड हमें आल्सो इनके बीच में रिलेशन पता है कि जो y है, y इज इक्वल टू, अगर ये वाला एंगल आप थीटा लेते हो, सो y इज इक्वल टू L cos थीटा, सो y इज प्रोपोर्शनल टू L, और इन शॉर्ट जो R³ है इट इज प्रोपोर्शनल टू y।
ये रिलेशन हम यहाँ पे इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से फॉर्म नहीं कर पा रहे तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें ये क्वेश्चन हम रिलेशन हमने फॉर्म किया है, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाले सिनेरियो में आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा, और दूसरे वाले सिनेरियो में जो आर डैश क्यूब है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वाई बाय 2। एंड अब हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर क्यूब बाय आर डैश क्यूब इज इक्वल टू वाई बाय वाई बाय 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आर क्यूब आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से आर डैश की वैल्यू आ जाती है आर डैश क्यूब की वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी आर क्यूब बाय 2, और आर डैश की वैल्यू आएगी आर बाय 2 पावर 1 बाय 3, एंड हियर इट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A charge Q is placed at the center of a line joining two equal charges. दोनों चार्ज इक्वल हैं। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। तो ये बताना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, चार्जेस ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, और इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज D, और बीच में एक चार्ज रख दिया गया Q। अब बाय ऑफ कोर्स बिकॉज ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो ये वाले चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। सो आपका आंसर यहाँ पे ए और सी में से एक होगा, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू क्यू क्यू, और ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ऐसे हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो एफ क्यू क्यू क्या होगा हमारे पास, वी कैन से एफ क्यू क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और इस वाले की इस फोर्स की वैल्यू होगी बिकॉज ये वाला डिस्टेंस डी बाई 2 होगा, सो क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय डी बाई 2 का स्क्वायर। एंड यस, हम इसमें नेट फोर्स की फॉर्म में लेते हैं कि नेट फोर्स जीरो होगा, तो इन प्लस इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे भी प्लस इज इक्वल टू जीरो, सो दैट साइन ऑटोमेटिकली आ जाए, हमें बाद में नेगेटिव साइन हमें खुद ना लगाना पड़े। अब यहाँ से इसको लिखा जा सकता है कि क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचता है 1, सॉरी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा क्यू प्लस यहाँ पे स्मॉल क्यू, और डी स्क्वायर बाय 4 था तो उसका 1 बाय 4 बच जाएगा, और डी स्क्वायर बाहर चला जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 के साथ चली जाएगी, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ क्यू प्लस 4Q is equal to 0, 4Q is negative Q, and small q is negative Q by 4, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two positive ions each carrying a charge small q are separated by distance d. F is repulsion between them. Ions number of electron missing from each ion will be, तो ये बोला गया कि उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो F के इक्वल है। सो F इज इक्वल टू, और दोनों के पास जो चार्ज है वो Q है, सो फोर्स शुड बी इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय जो डिस्टेंस है D स्क्वायर। तो यहाँ से F D स्क्वायर बाय K शुड इक्वल्स टू Q स्क्वायर, और यहाँ से Q की वैल्यू आ जाती है दैट F बाय K इनटू इसका अंडर रूट, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे D। अब हमें ये बताना है, और K की वैल्यू पुट की गई है, सो K की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। K की होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये रिवर्स है, सो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में F आएगा, और D स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं बिकॉज आंसर्स में D स्क्वायर मेंशन है। नाउ कमिंग टू
कि हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, कि उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं, क्यू को लिखा जा सकता है, क्यू शुड बी इक्वल टू एन इंटू ई। सो दिस बिकम्स एन ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन एफ डी स्क्वायर। और फर्दर अगर यहाँ से ओनली नंबर की वैल्यू निकालनी हो हमें एन की, सो एन विल बी 4 पाई एप्सिलॉन एफ डी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर, सॉरी नॉट एन स्क्वायर, ई स्क्वायर। और यहाँ पे देखें अगर हम, तो जो ऑप्शन सी है हमारा, ये राइटफुली यहाँ पे मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो एप्सिलॉन नोड है उसकी यूनिट बतानी है। हमारे पास फोर्स होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू क्यू स्क्वायर, अगर हम इक्वल चार्ज लेके चले, बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नोड की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एफ क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। नाउ 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, चार्ज की कूलम्ब स्क्वायर और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। इट बिकम्स कूलम्ब स्क्वायर स्लैश न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर स्लैश न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन सी है, दैट विल बी द राइट आंसर। An electron moving around a nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r। कूलम्ब फोर्स बताना है हमें यहाँ पे, कूलम्ब फोर्स कितना होगा। और आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर साथ में दिया गया है। तो यूनिट वेक्टर के आने से क्या चेंज हो जाएगा, चेंज यहाँ पे नथिंग, बस जस्ट हमें जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। बेसिक फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज होता है और जो सेंटर में न्यूक्लियस है प्रोटॉन, वहां पे भी ई चार्ज होता है। दिस विल कम्स के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और जो फोर्स होगा यहाँ पे, बिकॉज एक के पास पॉजिटिव चार्ज है एक के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव होगा। और साथ में यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल वेक्टर की यहाँ पे डायरेक्शन आएगी। आर यहाँ पे साथ में डायरेक्शन की जो फोर्स है, कि सपोज कीजिए ये प्रोटॉन है और इसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ई, तो जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स होगा वो भी सेंटर की तरफ होगा, और अगर प्रोटॉन की तरफ फोर्स देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। ऐसे रेडियल फोर्स होगा, जैसे जैसे मूव करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। अभी आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि अगर सर कई बार यहाँ पे क्यूब भी आता है, तो उस क्यूब को लाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो यूनिट वेक्टर है इसको लिख सकते हैं आप आर बाय मॉडुलस ऑफ आर। सो देन इट बिकम्स माइनस के ई स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाय आर क्यूब। अब यहाँ पे हर जगह यूनिट वेक्टर है, वेक्टर नहीं है, सो क्यूब वाली टर्म्स नहीं आ सकती, तो ओनली ये दो आंसर हो सकते थे ए सी। और बिकॉज वी नो दोनों के बीच का नेगेटिव फोर्स होगा, ऑप्शन सी ही हमारे पास राइट आंसर बचता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When air is replaced by dielectric medium of constant K, dielectric medium of constant K है, maximum force of attraction between two charges separated by a distance। तो अगर आप दोनों को रिप्लेस कर देते हो तो उस सिनेरियो में यहाँ पे क्या होगा कि जो एप्सिलॉन नोड है, जो कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, अगर आप उसकी जगह पे फ्री स्पेस की जगह पे कोई मीडियम रख दे रहे हो, तो जो परमिटिविटी है दैट बिकम्स के एप्सिलॉन नोड। तो जो फोर्स होगा, फोर्स बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू के डिवाइडेड इंटू क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स अगर हम मान के चले तो इट बिकम्स 1/k टाइम्स, और वी कैन से डिक्रीजेस बाय k टाइम्स। तो k टाइम्स से ये डिक्रीज हो जाता है, और दैट विल बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
Electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed field E. Electric field is now reversed, keeping the magnitude same. Proton is allowed to fall from the rest through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to time of fall of proton. तो दोनों के हमें टाइम को कंपेयर करना है और दोनों के केस में हमारे पास फील्ड्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेते हैं. ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा. सो जो फील्ड है वो टॉप बॉटम टू टॉप की तरफ होनी चाहिए. और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके केस में जो फील्ड है वो टॉप टू बॉटम यहाँ पे होनी चाहिए. अब दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन के केस में अगर देखें तो जो फोर्स होगा दैट विल बी क्यू टाइम्स ई. तो इसके केस में भी क्यू टाइम्स ई ही होगा. और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. सो क्यू ई एम ई और एक्सेलरेशन आ जाता है क्यू ई बाय एम. सो यहाँ पे देखिए आप एक्सेलरेशन होगा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/m के. बिकॉज दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के लिए फील्ड सेम है. जस्ट दोनों के लिए जो मास है, मास का यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है. नाउ जो हमारे पास बिकॉज डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम यूज करें, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है. सो h इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. और यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट टू एच बाय ए. और इन शॉर्ट टाइम जो प्रोपोर्शनल है वन वन बाय एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है. और हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, 1/m के प्रोपोर्शनल है. तो सॉरी यहाँ पे अंडर रूट ए आएगा. टाइम 1/√a के प्रोपोर्शनल है और a किसके प्रोपोर्शनल है, 1/m के. तो यहाँ से अंडर रूट a प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट m के. और अगर रिवर्स करते हैं 1/√a प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट m के. सो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट m के. इन शॉर्ट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन. एंड वी नो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो ये वाली वैल्यू है जो लेस देन 1 होगी. इन शॉर्ट जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन 1, और फ्रॉम दिस टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर एज कंपेयर टू टाइम ऑफ प्रोटॉन. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी नीचे आएगा, प्रोटॉन स्लोली, कंपैरेटिवली स्लोली नीचे आएगा. सो fall time of proton is smaller आएगा. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड. आउटवर्ड फील्ड है ए आर. चार्ज कंटेन इन द स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन विल बी. सो ये बोला गया है कि ए रेडियस के स्फीयर के अंदर कितना यहाँ पे हमारे पास चार्ज होगा. सो व्हाट वी कैन डू, बिकॉज हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नहीं गिवन, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. तो हम यहाँ पे वो वाला मेथड यूज नहीं कर सकते कि हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें और स्मॉल एलिमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें. बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस फॉर्मूला का यूज करेंगे, गॉस थ्योरम का, जो कि होती है इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से हम इस वे से हम यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकालेंगे. सो क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है, जिसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, बिकॉज हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू a. एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसकी रेडियस r मान लेते हैं और जो थिकनेस है दैट कम्स आउट टू बी dr. सो जो यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू a. इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एट r डिस्टेंस पे ar. एंड नाउ ds ये हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया. जो यहाँ पे सरफेस एरिया होता है ये गॉसियन सरफेस का होता है, और ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा स्फेरिकल सरफेस होता है. तो अगर आपके पास कोई भी स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r है, तो उसका जो सरफेस एरिया है वी कैन से एरिया बिकम्स आउट टू बी 4 पाई r स्क्वायर.
और बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव होता है एरिया का, सो डी ए, या इसको हम एस बोल सकते हैं, तो डी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 पाई आर डी आर। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 8 पाई आर डी आर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोड। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स ए है, 8 है, पाई है, इनको बाहर ले लेते हैं। सो 8 पाई ए इंटीग्रल 0 टू ए, हमारे पास है आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट। लिमिट्स पुट करते हैं इंटीग्रेट करके, 8 पाई ए आर क्यूब बाय 3 आएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट। एंड फ्रॉम दिस हमारे पास जो क्यू एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू आ जाती है 8 पाई एप्सिलॉन नोड ए क्यूब बाय 3। नाउ अब हमारा कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं होता, सो यहाँ पे होपफुली मींस एज पर आवर कैलकुलेशन सारे आंसर गलत हैं। बट इवन इफ अगर हमें कोई आंसर एक करेक्ट चूज करना हो तो हमारे आंसर के अंदर ए क्यूब तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, और साथ में हमारे पास पाई भी है, एप्सिलॉन नोड भी है, ए भी है। तो आप यहाँ पे देखें पाई एप्सिलॉन नोड ए यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये शेल है हमारे पास, ऑफ रेडियस r इज e, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे स्फेरिकल शेल की बात हो रही है, और शेल अंदर से एम्प्टी होता है, और इसकी रेडियस r है, और वी नो जो एम्प्टी शेल होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो और बिकॉज यहाँ पे r/2 डिस्टेंस की बात की गई है, यानी कि हाफ रेडियस के डिस्टेंस की बात की गई है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। सो ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q is placed at a rest in a uniform electric field and then released. Kinetic energy attained by the particle after moving distance y is, तो y डिस्टेंस मूव करने के बाद कितनी एनर्जी उसने अटेन की। तो इन शॉर्ट हमें वेलोसिटी निकालनी होगी y डिस्टेंस के बाद, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स होगा अगेन क्यू ई, और यहाँ से एक्सेलरेशन बन जाएगा क्यू ई बाय एम। एंड वेलोसिटी अगर हमें डिस्टेंस के बाद निकालनी हो तो वी कैन से यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेंशन है y। इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानते हैं, सो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 क्यू ई y बाय m। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सो दिस विल बिकम हाफ m 2 क्यू ई वाई बाय एम, एम से एम कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, सो दिस बिकम्स क्यू ई वाई। सो ऑप्शन सी। और इसको आप एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो फोर्स है इलेक्ट्रिक वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो मीन्स जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स है यहाँ पे क्यू ई, और डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ दैट इज वाई, सो क्यू ई वाई। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इट इज, स्क्वायर सरफेस ऑफ लेंथ l मीटर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E acting along the same plane angle theta with horizontal side as shown in the figure. Electric flux linked to the surface in units of volt per meter, हमें ये बताना है। ना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके लिए रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, और इसको लिखा जा सकता है ई एस कोस थीटा। नाउ आपको यहाँ पे एक बेसिक सी मीन्स ये डाउट आ सकता है कि जो थीटा है ये वो वाला थीटा लेना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एस क्या है, दिस इज सरफेस एरिया। सो लेट मी यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं पहले, सो दैट इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। सपोज कीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, और साथ में यहाँ पे हम जेड कोऑर्डिनेट्स भी बनाते हैं अपने।
ये हमारा सपोज कीजिए जेड कोऑर्डिनेट है, नेम कर देते हैं वाई एक्स एंड जेड। सो जो ई है आपकी वो एक्स के साथ थीटा एंगल क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। सो ई की जो वेक्टर फॉर्म होगी, ई विल बी ई कोस थीटा ऑफ आई प्लस ई साइन थीटा ऑफ जे। ये हो जाएगी हमारे ई की वेक्टर फॉर्म। और जो एरिया है, एरिया की वेक्टर फॉर्म होगी, अगर इसकी साइड लेंथ हम एल ले रहे हैं, सो इट विल बी एल स्क्वायर। और जो एरिया होता है वो एरिया का वेक्टर होता है, एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जो ये प्लेन है, जो आपका ये जो स्क्वायर है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इसके आउटवर्ड होगा। सो आइदर ये के डायरेक्शन में होगा प्लस के में, या माइनस के डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको प्लस के में मान के चलते हैं। सो दैट विल बी इंटू के। और अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हमें ये पता है, अगर आपको आंसर चाहिए डॉट प्रोडक्ट में तो आप आई का आई के साथ लोगे तभी आंसर आएगा, और जे का जे के साथ लोगे। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ई कोस थीटा आई प्लस ई साइन थीटा जे डॉट एल स्क्वायर ऑफ के। और आई डॉट के भी जीरो होता है, जे डॉट के भी जीरो होता है, तो जो फ्लक्स है वो जीरो होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So square surface L meter in the plane of paper, electric field also in the plane of paper limited by only half of the region. So again ये भी सेम क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका ऐसे हम अगर y डायरेक्शन माने, ये x माने और ये z माने, तो जो आपका एरिया है उसका एरियल वेक्टर z डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, तो डॉट प्रोडक्ट अगेन जीरो आएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges minus q plus q are placed at a distance as shown in figure. The magnitude of electric field intensity at a distance r, where r is very large as compared to l। तो अगर आपका जो डिस्टेंस है आर वो दोनों के कंपेरेटिवली लार्ज हो जाता है, मींस आपका पॉइंट समथिंगली यहाँ पे है, सपोज कीजिए, नोट दिस सेपरेट, यस, कि जो आपका पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे है, जो मेजरमेंट का पॉइंट है, जहाँ पे आप जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो, तो उस पॉइंट के लिए जो दोनों चार्ज हैं ये दोनों एक दूसरे के पास लगेंगे, और इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का डाइपोल बन जाएगा। और ये पॉइंट डाइपोल के लिए किसका काम करेगा, एक्सियल पॉइंट का काम करेगा। और एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की जो फील्ड होती है दैट इज 2 पाई by 4 pi epsilon node r cube, where r is the distance between the point and the dipole। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑप्शन बी के। हेंस बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Polar molecules are the molecules having zero dipole moment, acquire the dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges, acquire dipole moment only when magnetic field is absent, have permanent electric dipole moment। सो पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके चार्जेस हैं जो सेपरेटेड होते हैं, मींस यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज अलग होगा और नेगेटिव चार्ज अलग होगा। और अगर दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज अलग हैं तो ये मींस इनके पास क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field at a point on an equatorial plane at a distance r from the center of dipole having dipole moment p is given by। यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। तो जो फॉर्मूला होता है दैट इज डायरेक्शन p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड r क्यूब। और जो इक्वेटोरियल प्लेन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट के रिवर्स होती है। सो इट इज माइनस p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड r क्यूब। So option A will be the right answer। So with this इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने कवर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड आल्सो
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and if possible do make some donation by scanning these QR codes. It helps a lot to keep this series alive. So again, thanks for watching, and we will meet in next video.